हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हमारे चल रहा है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के हमारे 5 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारे पास में है कि वैद्युत आवेश क्या है, उसके प्रकार, आवेश किस वजह से होता है, और हमने जाना था कि किसी भी वस्तु को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसका मतलब है आवेशन की विधियां। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे बच्चों आवेशन की विधियों में ही तीसरे नंबर की विधि, जो है हमारे पास में प्रेरण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई इंडक्शन। 2 विधियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। हमारे 2 विधियों के बारे में टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप वहां से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम यहां पर जानेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। वैसे आप ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास में एग्जाम की दृष्टि से इसे सिलेबस में से हटा दिया गया है। सत्र 2024 और 25 में ये जो आज का टॉपिक होगा वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस सीरीज में इसको भी जोड़ा है। यहाँ पर आवेशन कितने प्रकार से हो सकता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए ही हम आज का वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो टॉपिक डाल लीजिए आप यहाँ पर, आवेशन की तीसरी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आप टॉपिक डाल लीजिए और साथ के साथ इसको हम कंप्लीट करते हैं। है क्या ये? चार्जिंग बाई इंडक्शन। काफी अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे और एग्जाम्पल से इसका डिस्कस करेंगे, सारांश निकालेंगे इसका, जैसे इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया था। तो पिछली 2 विधियों के बारे में अगर हम थोड़ा सा बेसिक ले लें, जैसे क्लास के अंदर हम समझते हैं, इसके पीछे वाले भाग में क्या हुआ था, जो इससे आगे वाले पॉइंट को समझाने में आसान होता है। तो इसकी जो फर्स्ट विधि है आवेशन की, उसमें हमारे पास में है घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसका मतलब ये था कि कोई 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, उनको आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनों का वहां पर स्थानांतरण हो जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, जिस वजह से वो वस्तुएं जो हैं वो दोनों की दोनों आवेशित हो जाती हैं। ये प्रक्रिया थी हमारे पास में घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड जो विधि थी, जिसे कि हम स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन भी कह सकते हैं, जिसके अनुसार हमारे पास में ये था कि कोई एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है, उन दोनों को हम स्पर्श कराते हैं। तो स्पर्श कराने की वजह से यहाँ पर आवेशित वस्तु का कुछ आवेश जो है वो अनावेशित वस्तु में चला जाता है, तब हमारे पास एक आवेशित वस्तु से एक अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। विधि थी चालन द्वारा आवेशन। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, फिर इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे कि ये आवेशित होती क्यों है इस विधि के द्वारा। तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट इसमें है प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, तो यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहां पर भी एक वस्तु आवेशित रहेगी और एक वस्तु अनावेशित रहेगी। जैसे चालन विधि में था, एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु, वहां पर दोनों को स्पर्श कराया जाता है, लेकिन यहाँ प्रेरण की घटना में दोनों वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराया जाता है। यही दोनों में मेन अंतर होता है। तो सबसे पहले आप इसकी लिख लीजिए परिभाषा साथ के साथ में। तो यहां पर है किसी एक आवेशित वस्तु, किसी एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु, आप ये परिभाषा साथ में लिख लीजिए, द्वारा अनावेशित वस्तु को
स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का, इसमें ध्यान रखना विपरीत प्रकृति का आवेश जनरेट होता है, जबकि चालन विधि में समान प्रकृति का आवेश होता है। स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। यहाँ पर एक आवेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है, उन दोनों को स्पर्श नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी अनावेशित वस्तु पर आवेश आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो आवेशित वस्तु है उसके विपरीत प्रकृति का आवेश इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। और अब मेरे हिसाब से आपको तीनों परिभाषाएं समझ में आ चुकी होंगी। पहली परिभाषा घर्षण के द्वारा आवेशन, जो आपकी कंप्लीट है। चालन द्वारा आवेशन, वो भी कंप्लीट है। और तीसरी हो गई प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार से वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होती है। तो उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है? तो आप यहाँ पर परिभाषा नोट कर चुके होंगे। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेते हैं कि माना कि हमारे पास में यहाँ पर एक धातु की कोई गेंद है या गोला है। सेम वैसे ही हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे हमने चालन विधि में लिया था। एक धातु का गोला हमने यहाँ पर लिया है जो कि अनावेशित है। ये अनावेशित है धातु का गोला। कुचालक स्टैंड पर इसे रखा गया ताकि इस पर जब आवेश आए तो वह आवेश पृथ्वी के संपर्क में नहीं हो पाए। अन्यथा पृथ्वी के संपर्क में अगर वो आवेश आ जाता है तो वह आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और इसका आवेश यहाँ से समाप्त हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग करना, यानी भू संपर्कित करना। वो भी अभी इसमें यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, इस प्रक्रिया को आप लिखे भी कि आपने पहले स्टेप में क्या किया है, दूसरे स्टेप में क्या किया है। तो नंबर फर्स्ट डाल के आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हमने एक अनावेशित धातु का गोला लिया है और अब एक कोई धातु की छड़ ली है या अन्य कोई आवेशित वस्तु ली है, जो आपके धातु की छड़ भी हो सकती है या कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है वो भी हो सकती है। यहाँ पर हमने एक आवेशित वस्तु ली है। माना कि यह वस्तु जो है वो आवेशित कांच की छड़ ही है, जो एक तरह से हमने रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है। आवेशित वस्तु है ये हो गई आवेशित वस्तु। कंप्लीट लिखे। आवेशित वस्तु है, ये हमारे पास में एक अनावेशित वस्तु है। यहाँ पर पूरी वस्तु पर आवेश आ रहा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक धातु का गोला लेते हैं। समझते हैं हम यहाँ पर। तो ये प्रक्रिया हमने की पहले स्टेप में। तो अब हमारे पास सेकंड स्टेप में हम करने वाले क्या है, वही धातु का गोला अब आपको वापस बनाना है, तो इसे सेम साइज का बनाए। यहाँ पर अगर छोटा बड़ा हो जाए तो आपको बराबर साइज का बनाना है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में यही गोला काम में आने वाला है। यहाँ पर यही धातु की छड़ अभी फिलहाल हमारे पास यहीं पर बनी हुई है। तो एग्जाम्पल में हमारे पास इसका प्रोसेस चल रहा है कि आवेशन की ये जो प्रक्रिया है प्रेरण द्वारा, इसमें वस्तु विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित कैसे होती है, ये हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही आवेशित वस्तु है जो अपनी पोजीशन पर बनी हुई है। ये सेकंड स्टेप रहने वाली है इसकी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस प्रक्रिया में ऐसा होता क्या है कि जिस वजह से ये जो अनावेशित वस्तु है उस पर भी आवेश आ जाता है, यानी ये वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यहाँ पर ये जो वस्तु हमने ले रखी है, इस वस्तु का सामान्य अवस्था में आवेश शून्य है। नॉर्मल अवस्था में इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन क्या इस वस्तु के भीतर आवेश नहीं है? क्योंकि ये पूरी की पूरी वस्तु जो है वो परमाणु से मिलकर बनी हुई है और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में आवेश होता है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने की वजह से वहां पर टोटल आवेश क्या हो जाता है, शून्य।
तो यहां पर आप ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों की ये प्रोसेस होता क्या है। जैसे ही हमने यहाँ पर ये धनावेशित छड़ यहाँ पर लेके आए हैं, तो इसके अंदर जो आवेश हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन हैं, उनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी इस धनावेश की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके पास वाली सतह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो इस वस्तु के अंदर का था वो इस आवेशित छड़ के पास वाली सतह की ओर विस्थापित हो जाता है। तो प्रतिकर्षण की वजह से इसका जो धनावेश होगा वो यहां पर आ जाएगा। कोई समस्या तो बताइए। इस छड़ के धनावेश के कारण इसका जो ऋणावेश होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर आना प्रारंभ हो जाएंगे और इस सतह के पास में आ जाते हैं आकर्षण के कारण। और जो इलेक्ट्रॉन इधर खिसक के आ गए तो इसका मतलब वहां पर उसकी जगह हो जाएगी खाली, तो इसका मतलब वो वहां पर हो जाएगा उसका धनावेश। क्लियर है। और नेगेटिव चार्ज जो है वो फिलहाल इधर की ओर आ जाता है। अगर ये छड़ नेगेटिव चार्ज की होती तो इधर की साइड में धनावेश आ जाता और इधर की सतह यानी इधर की पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश आ जाता। क्लियर है। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रक्रिया हो गई है। फर्स्ट प्रक्रिया के बाद में हमने क्या किया है, यहां पर ये नेगेटिव साइन ऐसे कैसे बना हुआ है, यहां पर ये पॉजिटिव साइड इस साइड में बना हुआ है। यहां पर इस सतह को मैं लिख लेता हूं P और इस सतह को लिख लेता हूं मैं Q, यानी Q पृष्ठ के ऊपर धनावेश और P पृष्ठ के ऊपर आ जाता है ऋणावेश जब कोई आवेशित वस्तु इसके पास में लेकर आते हैं लेकिन इसको स्पर्श नहीं कराते हैं। क्लियर है। सेकंड प्रक्रिया में यहां पर हमारे पास में इस कांच की छड़ और गोले की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो वहीं पर बनी हुई है। अब हम यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर छड़ के जो पास वाली सतह है उससे दूर वाली जो सतह होगी, यानी ये जो क्यू पृष्ठ है, इसको एक चालक तार की सहायता से ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी पृथ्वी से उसको जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं भू संपर्कित करना और इसका साइन कुछ ऐसा बनता है। क्लियर है। यहां पर हमने सेकंड स्टेप में ये किया है कि यहां पर इनकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन इस गोले के सेकंड पृष्ठ को हमने ग्राउंडेड कर दिया है, यानी भू संपर्कित कर दिया है। तो ऐसा करने से होगा क्या कि यहां पर इस सतह के ऊपर प्लस बना हुआ है, तो इसका मतलब है इस पृष्ठ के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो जब कमी है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये चालक तार के साथ इसको जोड़ दिया है। तो अब होगा क्या कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर से होते हुए इसका स्थान ले लेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इस धनावेश को क्या कर देंगे, परस्पर निरस्त कर देंगे, जिसको साधारण भाषा में हम ऐसे बोलते हैं कि इस पृष्ठ को जब ग्राउंडेड करेंगे तो ये आवेश जो है वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ पर आवेश पृथ्वी में जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का आना जाना होगा। तो ध्यान रखना, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पृष्ठ पर आते हैं। यहां धनावेश होने का मतलब है यहां तो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, इसको निरस्त करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये सतह आपके नेगेटिव चार्ज से आवेशित है, यानी इस पृष्ठ के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले पॉइंट बन रहा है, तो नेगेटिव बन रहा है, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से नहीं बल्कि इस पृष्ठ से कहां पर जाएंगे, पृथ्वी में जाएंगे। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन कम वाले की तरफ जाएंगे। ये सतह आपकी नेगेटिव चार्ज वाली है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पृष्ठ से जाएंगे पृथ्वी में। यहां पर धनावेशी था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे पृथ्वी से सतह पर। ठीक है। ये हमारे पास में ग्राउंडेड वाली पोजीशन बन गई। तो जैसे अब आपके पास इसको ग्राउंडेड किया तो ये धनावेश जो है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और तीसरी जो पोजीशन इसकी बन रही है, इस तीसरी पोजीशन में वापस वो का वो पैटर्न आपको बनाना है, वो की वो छड़ दोबारा से बनानी है। गोले की साइज भी सेम लेनी है, यहाँ पर छोटी बड़ी हो जाए तो आपको बराबर साइज बनानी है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रकार की सहायता से आप इसको बनाइए। यहाँ पर कोई कुछ चालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया हमने थर्ड पोजीशन में कि यहाँ पर इस ग्राउंडेड वाले तार को हटा दिया है। ग्राउंडेड वाले जो तार था इसको हमने हटा दिया, लेकिन छड़ में कोई परिवर्तन नहीं किया है। छड़ को नहीं हटाया, पहले ग्राउंडेड तार को हटा दिया। यहाँ पर ये धनावेश जो है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा इस पृष्ठ से, लेकिन यहाँ पर ये जो ऋणावेश है ये यहीं पर ही बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आवेशित धनावेशित छड़ है जो इसे अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं, यानी पी पृष्ठ पर
माइनस का साइन बना रहेगा। क्लियर है। फोर्थ कंडीशन जो होगी, उस फोर्थ कंडीशन में अब हम क्या करेंगे कि इस छड़ को भी हम यहां से हटा लेते हैं। तो जब छड़ को हम यहां पर हटा लेंगे तो ये आपके पास चालक वस्तु है, धातु का गोला है, तो ये जो ऋणावेश होगा वो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा, जो कि हम चालक की परिभाषा से जानते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ग्राउंडेड को पहले हटाया है और उसके बाद इस छड़ को हटाया, ताकि ये छड़ जब रहेगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहीं पर रहेगा। अन्यथा ये छड़ को आप पहले हटा लेते हो तो यहाँ पर पहले धनावेश ग्राउंडेड में चला जाएगा, यानी पृथ्वी में चला जाएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा तो ये भी वहीं पर चला जाएगा, पोजीशन वो की वो बन जाएगी। इसलिए पहले वायर को हटाना है और फिर उसके बाद छड़ को हटाना है। तो छड़ को आप जैसे ही हटाएंगे ये नेगेटिव साइन जो है वो पूरे के पूरे इस गोले पर प्राप्त हो जाएंगे। इसका जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप नंबर 4 डाल के वहीं पर बनाने हैं। ये आपके पास चौथी कंडीशन का बन जाता है, साइज सेम ही रखना है। हमारे पास ये पूरा जो गोला है वो नेगेटिव साइन से आवेशित हो चुका है। वस्तु को आप लेकर आए थे उस पर था धनावेश, और जिस वस्तु पर आवेश नहीं था उस पर आया ऋणावेश। परिभाषा से देखिए कि जब किसी एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया हमने की है इस प्रक्रिया को बोला जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है। यहां पर एक पॉइंट को और समझिए कि जब ये इस धनावेश के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इस पर पहुंचते हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर इस छड़ का लगता है आकर्षण बल। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आ चुका है तो फिर ये छड़ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर आ चुका है जो यहां पर बिखरे हुए थे, उसके अंदर पूरे में घूम रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रभाव इस पर आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर आएगा तो पहले जो इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन आ चुका था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर आएगा इसके आकर्षण के कारण, तो अब उसे इस इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण का भी सामना करना पड़ेगा। छड़ तो उनको आकर्षित कर रही है, लेकिन जो पहले इलेक्ट्रॉन जा चुका है वो बाद में आने वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, विरोध करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ चुके हैं तो ये छड़ जो है तीसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगी, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन पर अब 2 इलेक्ट्रॉन जो पहुंच चुके हैं उनका विरोध सहन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब छड़ आकर्षित कर रही है, इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे हैं उसको प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि छड़ का आकर्षण, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण आपस में हो जाता है बराबर, और बराबर जब होगा, विपरीत हो गए, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण, तो टोटल बल क्या हो जाएगा, 0। और जैसे ही टोटल बल 0 होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरी साइड में पहुंचना हो जाएगा बंद। और जब इलेक्ट्रॉनों का इधर से इधर की ओर आना बंद हो जाएगा, इसका मतलब अब इसके बाद इस वस्तु पर आवेश प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आने थे वो आ चुके हैं। अब वहां पर कुछ भी नहीं होगा, प्रक्रिया वहां पर रुक जाएगी। एक सारांश हमें ये समझ में आ चुका था कि ये इलेक्ट्रॉन आना बंद कैसे होते हैं, समझ में आ चुका है। दूसरा सारांश आप ये भी देखिए कि चालन विधि में अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है और उसको जरूर से देखना है, तो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी पॉइंट आपका क्लियर होगा। उसमें हमने ये देखा था कि एक आवेशित छड़ को जब धातु के गोले से टच करवाते हैं तो टच कराने के बाद इस गोले पर जो आवेश था वो इस वाले आवेश की वजह से ही जाता है, यानी इसी का आवेश इस पर स्थानांतरित होता है। और वहां पर यह समझ में आया था कि इस आवेशित वस्तु के आवेश में कमी होती है चालन विधि के अंदर। तो अब आप यहां पर सारांश निकालिए, क्या यहां पर जो आवेशित वस्तु हमने ली है क्या उसके आवेश में कमी होगी या वृद्धि होगी, या उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर डायग्राम को देखिए, उसमें आप देख के बताइए कि क्या कमी हुई अथवा नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लस के साइन बना रखे, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर जब हटाए तब भी 6 ही थे। इसका मतलब प्रेरण की प्रक्रिया में आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इन सभी स्टेप को आप लिखिए भी, फर्स्ट में क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया और फाइनल में क्या आपको मिला, इनको आप लिखिए भी। ये था हमारे पास में प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव छड़ लेते हो तो इधर रहेगा पॉजिटिव, इधर रहेगा नेगेटिव,
नेगेटिव जाएगा पृथ्वी में, यहां पर पॉजिटिव रहेगा, छड़ हटाओगे माइनस की, वस्तु हो जाएगी धनावेशित। ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास में आज का टॉपिक प्रेरण द्वारा आवेशन। कैसा पॉइंट आपको लगा, क्या आपके समझ में आया अथवा नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। और कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार के विस्तार से उदाहरण सहित और गहराई से टॉपिकों को लेकर चलेंगे इसके आगे के और भागों की ओर, जिसमें हम आगे हल करने वाले हैं वैद्युत आवेश के गुणधर्म। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम वैद्युत आवेश के गुणधर्म। नोट कर लीजिए आप इसको, और इसके स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंटों को जैसे समझाया वैसे आप इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे वैद्युत आवेश के गुणधर्म। पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ है, अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।